हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है काठमांडू। और इस चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम है विक्रम सेठ। तो इस चैप्टर के जो राइटर है विक्रम सेठ, उन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो एक बार जब विक्रम सेठ चाइना से इंडिया वापस आ रहे थे तिब्बत और नेपाल होते हुए, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में एक बुक में लिखा है जिसका नाम है हेवन लेक। तो ये जो चैप्टर है ये उस बुक का एक एक्सट्रैक्ट है, उस बुक से लिया गया है जिसमें हमें वो अपने काठमांडू के एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। काठमांडू जो कि नेपाल का कैपिटल है। तो चलिए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो हमारे जो राइटर है विक्रम सेठ, वो अपने लिए एक चीप यानी कि सस्ता सा और अफोर्डेबल होटल का रूम जो है वो रेंट पर लेते हैं। और रूम को रेंट पर लेने के बाद वो कुछ घंटे सो जाते हैं क्योंकि वो जर्नी से बिल्कुल ही थक चुके थे। फिर अगली सुबह वो मिस्टर शाह के बेटे और नेफ्यू यानी कि भतीजे के साथ काठमांडू के 2 टेम्पल्स विजिट करने जाते हैं। उनमें से एक टेम्पल जो है वो हिंदूज का था और दूसरा जो है वो बुद्धिस्ट का था। तो जब हमारे राइटर पशुपतिनाथ टेम्पल पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि इस मंदिर में सिर्फ हिंदू लोग ही आ सकते हैं। और उस मंदिर के बाहर बहुत ज़्यादा ही कियोस्क था, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। जो मंदिर के पुजारी थे, जो हॉकर्स थे यानी कि छोटे मोटे सेलर्स, जो डिवोटीज़ थे, जो टूरिस्ट और जो बहुत सारे एनिमल्स उस मंदिर के बाहर सब घूम रहे थे, जिसकी वजह से मंदिर के बाहर बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। तो राइटर और उनके जो दोस्त थे वो मंदिर में फूल चढ़ाते हैं और वहाँ पर जो भक्तगण थे और जो लोग थे वो आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे और वो एक दूसरे को एल्बो से पुश कर रहे थे ताकि वो आगे जा सके और जो मंदिर का पुजारी है उसके पास पहुँच सके ताकि वो जल्दी से पूजा करा के वहाँ से निकल पाए। तभी एक नेपाल की रॉयल प्रिंसेस जो है वो आती है और सब लोग साइड हो जाते हैं और उसे रास्ता देते हैं और सब लोग उसे रेस्पेक्ट शो करने के लिए झुक जाते हैं। तो जो मंदिर का मेन एंट्रेंस था यानी कि जो मंदिर का मेन गेट था, वहाँ पर एक फॉरेनर्स का ग्रुप जो है वो सैफरन कलर में ड्रेसअप किए हुए थे, यानी कि वो लोग साधु की तरह कपड़े पहने हुए थे और वो मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर जो गार्ड थे उन्होंने उन्हें रोक लिया और उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि वो हिंदू नहीं है। तो हमारे जो लेखक है वो सभी चीज़ों को एकदम ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि 2 बंदर जो है वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं और एक बंदर जो है वो दूसरे बंदर का पीछा कर रहा होता है। तो जो दूसरा बंदर होता है वो क्या करता है कि वो जंप करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है और फिर वो मंदिर से भागते भागते जो हॉली रिवर थी, वहाँ की बागमती रिवर, वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हमारे जो लेखक है वो देखते हैं कि रिवर के पास ही एक डेड बॉडी जो है वो जल रही थी। जो वॉशर वुमेन थी वो कपड़े धो रही थी और पास में ही जो बच्चे थे वो नहा रहे थे उस रिवर में। तो हमारे जो राइटर है वो सब कुछ नोटिस कर रहे होते हैं। फिर जो हमारे राइटर है वो नोटिस करते हैं कि कैसे उस रिवर को पल्यूट किया जा रहा था। जो फूल वगैरह मंदिर में चढ़ाए जाते हैं और जब वो सूख जाते हैं तो उस फूल को एक बिल्डिंग के बालकनी से नीचे फेंका जा रहा था उस रिवर में। तभी हमारे जो राइटर है वो देखते हैं कि उस रिवर में एक गॉडेस की मूर्ति थी जो कि हाफ पानी के अंदर थी और हाफ पानी से बाहर निकली हुई थी। तो एक्चुअली में वहाँ पर एक मूर्ति है उस रिवर में जो कि हाफ पानी के अंदर है और हाफ पानी से बाहर निकली हुई है। और वहाँ के लोगों का मानना है कि जब ये मूर्ति पूरी तरह से पानी से बाहर निकल आएगी तो ये जो कलयुग का टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप लोगों को पता ही होगा कि कलयुग जो है वो एक युग है। जिस युग में हम लोग रह रहे हैं वो कलयुग है। 4 प्रकार के युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो हम लोग कलयुग में रह रहे हैं। फिर हमारे जो राइटर है वो बौद्धनाथ स्तूपा के बारे में बताते हैं जो कि बुद्धिस्ट लोगों का एक हॉली प्लेस है, यानी कि जो बुद्धिस्ट लोगों का एक टेम्पल है। तो जो लेखक है वो कहते हैं कि जहाँ पर पशुपतिनाथ में बहुत ज़्यादा ही भीड़ था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शोर शराबा था, उसके बिल्कुल उल्टा, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो बौद्धनाथ था उसका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ही शांत था। यानी कि बौद्धनाथ का जो मंदिर था उसके आसपास एकदम शांति फैली हुई थी। तो उस स्तूपा का जो वाइट कलर का बड़ा सा डोम था उसके आसपास सड़कें थी
और उन सड़कों के किनारे बहुत सारे दुकानें लगे हुए थे, जिनमें से ज़्यादातर दुकान जो थी वो तिब्बत इमिग्रेंट्स के थे। तिब्बत इमिग्रेंट्स यानी कि जो लोग तिब्बत से माइग्रेट करके नेपाल में बस गए थे, उन लोगों की दुकानें थी। और उन दुकानों में बैग्स, प्रिंटेड ड्रेसेस यानी कि तिब्बत लोगों द्वारा प्रिंट किए हुए ड्रेसेस, सिल्वर ज्वेलरीज, ये सभी बिक रहे थे। लेखक है वो कहते हैं कि जहाँ पशुपतिनाथ में इतना ज़्यादा क्राउड था, आसपास इतना भीड़ भाड़ और बहुत ज़्यादा ही क्राउड था, वहीं जो बौद्धनाथ स्तूपा था उसके आसपास एकदम शांति थी। इतना बिजी स्ट्रीट्स होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा ही शांत था, एकदम काम और क्वाइट था। काठमांडू जो है वो रिलीजियस यानी कि धार्मिक प्लेस है, और यहाँ के जो नैरो बिजी स्ट्रीट्स है यानी कि जो पतले बिजी स्ट्रीट्स है, वहाँ पर आपको फूलों से सजी हुई मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर लोग बिजनेस करते हुए यानी कि छोटे मोटे बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाएंगे, और बहुत सारे हॉली और सैक्रेड चीज़ें जो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको हॉकर्स यानी कि वेंडर्स जो है वो फ्रूट्स बेचते हुए, फ्लूट्स यानी कि बांसुरी बेचते हुए, और टूरिस्ट के लिए पोस्ट कार्ड बेचते हुए देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी दुकानें मिलेंगी जो कि इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक के सामान बेचते हैं, और फिल्म रोल्स बेचा जाता है। फिल्म रोल्स यानी कि जो पुराने कैमरास में यूज़ होते हैं वो रोल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपको चॉकलेट्स वाली दुकानें मिल जाएंगी, कॉपर यूटेंसिल्स जो बेचते हैं वो दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ तक कि कुछ दुकानों में आपको नेपाल के पुराने चीज़ें दिख जाएंगे जो कि वहाँ के कल्चर में आते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के साउंड सुनने को मिलेंगे। कहीं पर रेडियो के गाने बज रहे हैं, तो कहीं से कार की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो कहीं पर साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो कहीं पर गाय के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। और तो और आपको यहाँ पर जो वेंडर्स हैं, जो हॉकर्स हैं, उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है कि वो लोग चिल्ला चिल्लाकर अपने सामानों को बेच रहे हैं। तो ऐसी आवाज़ें आपको वहाँ पर सुनने को मिलेंगी। फिर हमारे जो राइटर होते हैं वो मार्जीपन खरीदते हैं। मार्जीपन जो है वो एक भुट्टा होता है जिसे चारकोल पर यानी कि कोयले पर पकाया जाता है, और उसके ऊपर लेमन जूस, सॉल्ट और चिली पाउडर छिड़क कर आपको दिया जाता है। तो गाइस, किन किन लोगों को भुट्टे पसंद है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे जो राइटर है वो कुछ लव स्टोरी के कॉमिक्स खरीदते हैं, और रीडर्स डाइजेस्ट नाम की मैगजीन भी खरीदते हैं। तो ये सब कुछ खाने के बाद जो राइटर है वो कोका कोला पीते हैं, जो कि एक एरेटेड ड्रिंक है, जो कि उनके खाने को इजीली डाइजेस्ट होने में मदद करेगा। फिर हमारे जो राइटर है वो अपने घर तक जाने के लिए एक एडवेंचरस रूट प्लान करते हैं। वो सोचते हैं कि पहले वो बस या ट्रेन पकड़कर पटना जाएंगे, फिर वहाँ से वो एक बोट में सेल करते हुए रिवर गंगा तक जाएंगे, और वहाँ से वो बनारस को क्रॉस करके इलाहाबाद पहुँचेंगे। फिर इलाहाबाद से वो फिर से सेल करते हुए यमुना नदी तक जाएंगे, फिर आगरा को क्रॉस करते हुए दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो ये बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप था। तो ऐसे एडवेंचरस ट्रिप जो है वो हमारे नैरेटर प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन फिर जो नैरेटर है वो बहुत ज़्यादा ही एग्जॉस्ट हो चुके थे, बहुत ज़्यादा ही थक चुके थे, और वो जल्द से जल्द अपना घर जो है वो जाना चाहते थे। और ये अगस्त का लास्ट दिन था। तो जो नैरेटर है वो अपने आप से कहते हैं कि अब वो सीधे घर जाना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो नेपाल एयरलाइंस ऑफिस में पहुंचते हैं, और वहां पर जाकर वो कल के लिए एक टिकट बुक करवा लेते हैं। तभी हमारे जो ऑथर है उनको एक फ्लूट सेलर दिखाई देता है, जिसके पास अलग अलग तरह की बांसुरी थी, और वो जितने सारे हॉकर्स थे उन सभी से एकदम अलग था। वो एक चौराहे के कॉर्नर में खड़ा था, और वो जो प्लेस था जहाँ पर वो खड़ा था वो हमारे ऑथर के होटल के एकदम पास ही था। तो वो एक पोल पकड़े हुए था, जिसके टॉप में अलग अलग डायरेक्शन में 50-60 फ्लूट जो है, 50-60 बांसुरी जो है वो बंधी हुई थी। तो वो एक पोल पकड़े हुए था जिसके टॉप पर 50-60 फ्लूट्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में बंधे हुए थे। तो जिस तरह से वो फ्लूट्स उस पोल पर बंधे हुए थे अलग अलग डायरेक्शन में, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी पॉर्क्यूपाइन का थॉर्नी बॉडी हो। तो ये सारे जो फ्लूट्स थे ये सभी बैम्बू से बने हुए थे, जिनमें से कुछ क्रॉस फ्लूट्स थे तो कुछ रिकॉर्डर्स भी थे। तो ये आदमी जो है वो क्या कर रहा था कि वो टाइम टू टाइम अपने पोल को ग्राउंड पर रख कर और उन सारे बांसुरीज में से एक बांसुरी निकाल कर उसे बजा रहा था। वो इतना काम था, और वो जब बांसुरी को बजा रहा था तो उसकी जो साउंड थी, बांसुरी की जो सॉफ्ट साउंड थी, वो क्लियरली सुनाई दे रही थी।
ये आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा ही काम था और वो जब बांसुरी को बजा रहा था तो बांसुरी की जो आवाज़ थी वो बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी। यानी कहने का मतलब यह है कि आसपास इतना शोर शराबा था, इसके बावजूद भी जब वो बांसुरी को बजा रहा था तो उसकी आवाज़ जो है वो ऑथर को बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी। और उसकी बांसुरी की आवाज़ जो है वो एकदम हाई पिच वॉइस में ऑथर को बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी। वो एकदम अच्छे से एकदम कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के साथ उस बांसुरी को बजा रहा था और उसे अपने ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं लगाना पड़ रहा था, यानी कि उसे एक्स्ट्रा एफ़र्ट भी नहीं लगाना पड़ रहा था अपने सामान को बेचने के लिए। जबकि वहीं पर जो दूसरे हॉकर्स थे वो चिल्ला चिल्लाकर अपने सामान को बेच रहे थे, लेकिन ये जो फ्लूट सेलर था उसे एक्स्ट्रा एफ़र्ट भी नहीं लगाना पड़ रहा था अपने सामान को बेचने के लिए। और वो बहुत ही लापरवाही से अपने सामान को बेच रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे बेचने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर कभी कभी वो क्या करता कि वो बांसुरी बजाना छोड़कर पास में जो फ्रूट सेलर था उसके साथ खड़े होकर बातें करने लगता। तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कई सालों से ऐसा ही कर रहा था और ये उसकी डेली रूटीन थी और वो उसका एक बेचने का तरीका था। तो हमारे जो राइटर है वो बांसुरी वाले को देख रहे होते हैं और वो वहाँ से हिल नहीं पा रहे थे क्योंकि वो इतनी सॉफ्ट, इतनी मधुर बांसुरी बजा रहा था इसलिए। तो हमारे जो राइटर है वो जब भी बांसुरी की आवाज़ सुनते हैं तो वो एकदम मग्न हो जाते हैं और वो कहते हैं कि बांसुरी की आवाज़ ही एक ऐसा यूनिवर्सल साउंड है जिसे सुनने के बाद वो एकदम ग्रैब से हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वो उसमें एकदम खो से गए हैं और उनको हिलने का मन नहीं करता, यानी कि उनको मन करता है कि वो बस उस आवाज़ को सुनते ही रहे। तो जो फ्लूट्स होते हैं यानी कि जो बांसुरी होता है वो अलग अलग रीजन्स में बजाए जाते हैं और उनका अलग अलग नाम और वैरायटी होता है, जैसे कि साकुहाची जिसे जापान में बजाया जाता है, डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, क्लियर ब्रीदी फ्लूट्स इन साउथ अमेरिका एंड हाई पिच्ड फ्लूट्स इन चाइना। तो हर एक फ्लूट को बजाने का अलग अलग तरीका होता है और उससे जो साउंड निकलता है वो भी वैरी करता है उसके पिच और डेप्थ के हिसाब से। तो राइटर के अकॉर्डिंग बांसुरी सुनने का अर्थ यह है कि जो साधारण रूप से मनुष्य जाति को अपने साथ जोड़ ले। कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग बांसुरी सुनते हैं तो वो हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देती है और हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी सी आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है। तो जब कोई बांसुरी बजाता है तो वो उसमें फूंकता है, तब उससे एक म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब वो सांस लेने के लिए रुक जाता है तो उस फ्लूट से, उस बांसुरी से म्यूज़िक निकलना भी बंद हो जाता है। तो बांसुरी के कुछ फेजेस को सुनकर हमारे जो राइटर है वो अफेक्टेड है और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज़ है कि इन फेजेस को सुनकर, बांसुरी की इन आवाज़ों को सुनकर वो अफेक्टेड है, क्योंकि इससे पहले जब वो अब्रॉड में थे, जब वो विदेश में थे, तो उन्होंने ऐसा कुछ ना तो सुना था और ना ही नोटिस किया था। लेकिन जब इतने दिनों के बाद उन्होंने बांसुरी को सुना तो वो इन सभी चीज़ों के ऊपर इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और ये सभी चीज़ें जो है वो उन्हें एक डीपली अफेक्ट कर रही है और ये जो बांसुरी है ये उन्हें डीपली अफेक्ट कर रही है। तो ऐसे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।